तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं कक्षा का जियोग्राफी विषय यानी कि भूगोल। ठीक ना। इसमें हम जानेंगे कि 2000 वर्ष का जो 19 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक ना, 2019 में उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और कैसे कैसे प्रश्न आए थे। अब देखिए, हम ऊपर उठाते जा रहे हैं, सारा कुछ बता दे रहे हैं आपको कि 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको। ठीक ना। और फुल मार्क्स होता है 70, 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। पास करने के लिए आपको 23 मार्क्स लाना होता है, 23 नंबर। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे मैं सभी प्रश्नों को बताते जा रहा हूँ। देखिए, बता रहा है कि 1 से 10 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आपके सभी 1 मार्क्स के हैं और ऑप्शनल है, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे। ठीक। 11 से जो 20 नंबर तक के क्वेश्चन है, ये 2 अंक के हैं और इसका जो आपको आंसर लिखना है वो 30 शब्दों के अंदर लिख देना है, यानी कि 3 लाइन में, 3 से 6 लाइन के अंदर ही लिखना है। ठीक, 11 से 20, और ये सभी 2 मार्क्स के हैं। अगला हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे, तो यह बोल रहा है कि 21 से 25 तक का जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 सभी 4 अंक के प्रश्न हैं। ठीक, सभी 4 मार्क्स के प्रश्न हैं। ठीक, 4 उत्तर, और आपको इसका उत्तर लिखना है 100 शब्दों में, यानी कि आपको इसका उत्तर 1 पेज में लिख देना है। 100 शब्द यानी सिंपल हम बात करें तो 1 पेज। 1 पेज में आपको उत्तर लिखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप 1.5 पेज में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक। उसके बाद हमारा आता है कि 26 से 28 जो क्वेश्चन है आपके, टोटल 28 क्वेश्चन है। ठीक, 29 क्वेश्चन है टोटल मानचित्र लगा के। तो 26 से 28 जो क्वेश्चन है नंबर, ये 5 मार्क्स के हैं और इसका उत्तर आपको 2 पेज में देना है, 2 पेज 2.5 पेज। ठीक। तो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है सबसे अंतिम में। तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन मानचित्र से रिलेटेड है। देखिए, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहला क्वेश्चन कहता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो एक नाम की पुस्तक है, ठीक, एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की एक पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इस पुस्तक को लिखा है रेड जेल ने। ठीक, इसको अलग अलग कहीं पे रेड जेल और कहीं पे एक साथ लिख देता है रेड जेल, तो आप इसका आंसर होगा ख, रेड जेल। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो इसकी देन है डॉक्टर महमूद उल हक, जो कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक, डॉक्टर महबूब उल हक। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ये आता है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, दोनों में एशिया ही आता है, एशिया, जिसमें हम लोग भारतवासी निवास करते हैं। ठीक। अगला है हमारा कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गेहूं में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश आलू और गन्ना में भी है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, और इसकी लंबाई है 4744 किलोमीटर, शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक इससे भी बड़ा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। ठीक ना, बाद में बना NH 44, पहले NH 7 था, और NH 44 जो है NH 7 से 1 किलोमीटर ही ज़्यादा बड़ा है। ये चीज़ हो गई। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो मैनचेस्टर है ना, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला देखिए, हमारा आता है 7वां नंबर क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार, यानी कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड इंग्लिश में। अब है हमारा क्या 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप। क्यों, क्योंकि ताप को हम फिर से उगा नहीं सकते एक बार अगर समाप्त हो गया तो, जबकि जल को उगा, जल एक नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, लेकिन ताप एक अनवीकरणीय है। ठीक। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है, यानी कि बिग इंच पाइपलाइन में क्या होता है, क्या बहता है, तो इसका आंसर आप मैं इसका 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ इसे
सर्च कर लीजिएगा आप खुद से, इसका आंसर हो सकता है पेट्रोलियम। ठीक, इसमें आप मैं कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका आप चेक कर लें, और नहीं मिलता है तब इसे पेट्रोलियम में लगा दें, पेट्रोलियम। ठीक, देखिए किसी किसी में क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो तृतीयक क्रियाकलाप कौन है? व्यापार है, क्योंकि खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई भी प्राथमिक क्रियाकलाप है, आखेट भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट मतलब होता है शिकार करना, जो जंगली आदमी होते हैं उनके द्वारा शिकार करना, जबकि व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक, वहाँ तक सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आप 10 में 8 भी बनाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक 11 से 20 तक यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है हमें कि लिंग अनुपात क्या है? तो आप बता दीजिए कि लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है। ठीक, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पता है कि ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती आप पढ़े होंगे, अर्बन एरिया और विलेज एरिया। तो आपको बताना है सिंपल से कि रूरल एरिया क्या है, ग्रामीण बस्ती, और यहाँ की विशेषताएं भी हो सके तो 2 विशेषताएं लिख दीजिए। उसके बाद हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या आता है कि साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? ठीक, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बता दीजिए कि प्रति 1000 किलोमीटर में जो होता है साक्षरता दर, वो बता दीजिए किसी देश के, और एक एग्जांपल में लिख दीजिए कि इस राज्य का सबसे कितना साक्षर राज्य है आपका। आपके अपने राज्य के साक्षर रेट भी लिख सकते हैं या अपने देश का भी। ठीक, उसके बाद वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो बता दीजिए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए वृद्धि जो होता है ना, वो संपूर्ण रूप में नहीं होता है। मान लीजिए आपका हाथ हो गया बड़ा तो ये हो गया वृद्धि, लेकिन पूरे शरीर का जब होगा वृद्धि तब ही हम उसे विकास कहेंगे। तो ये बता दीजिए कि वृद्धि विकास का एक छोटा अंग है, जबकि विकास एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा पेड़ की तरह है, और वृद्धि एक उसकी शाखा की तरह है। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं? तो सड़क परिवहन के क्या-क्या लाभ हैं? बता दीजिए कि इसमें जो है खर्चा कम आता है रेल परिवहन के मुताबिक, और इसमें वाहन चलते हैं, एक ही रोड पे वाहन चल सकते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, आपको बस बताना है। पर्यटन क्या है? देखिए टूरिज़्म क्या है? बता दीजिए कि जिस जगह पे हम लोग घूमने जाते हैं, वे टूरिज़्म एरिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में लिख दीजिए किसी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक? और देखिए यहाँ पे जो मैंने दिया है 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, ये सब क्या है? ये सब को मैं एंड में बताऊँगा। इस साइड जो मैंने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स करके लिखे हैं। साक्षरता से आप क्या समझते हैं? देखिए, साक्षरता दर को ही जो आप लिखे ना, उसी को थोड़ा घुमा-फिरा के आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो। तो बस वही सिंपल दोनों एक ही चीज़ है, साक्षरता दर क्या है और साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता मतलब शिक्षा से आप क्या समझते हैं? सिंपल मोटा-मोटा लैंग्वेज में कहें तो। देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करता है, 18 नंबर 18 नंबर, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो मानव भूगोल रेडजेल के अनुसार क्या है, उसकी परिभाषा देना है। प्रवास क्या है? माइग्रेशन क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जाते हैं, तो उसे प्रवास कहते हैं। उसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। ये जो आप पढ़े होंगे इसमें आपको पहले का डेफिनेशन देना है, 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है 4 मार्क्स का। ठीक? 4 मार्क्स का शुरू हो जाता है। अब देखिए 5 क्वेश्चन आएँगे 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भारत में कृषि के प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? तो आप बता सकते हैं कि भारत में कृषि की जो है मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छी हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है। उसके बाद जो है हमारे पास आधुनिक औज़ार नहीं है। अभी भी लोग हल और पुराने औज़ारों से काम करते हैं। तो इन सब को आप डिटेल में लिख सकते हैं। 22 नंबर क्या है कि कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएँ, तो बता सकते हैं कि कपास उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए, कैसी भूमि चाहिए, ठीक? इन सभी को आप दर्शा सकते हैं और उन सभी को लिखना भी है। देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखिए। तो ज जनसंख्या को जो वितरण को प्रभावित मतलब जनसंख्या के किस प्रकार प्रभावित करता है 4 भौगोलिक दशाएँ, उनको बताना है कि टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे लोग कम रहते हैं, जहाँ पे अनुकूल मौसम की परिस्थितियाँ होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक ना? तो इस प्रकार आपको 4 चीज़ें बताना है,
ठीक, जिससे कि लोग आकर्षित होते हैं। रोजगार के जहाँ पे अच्छे उपलब्ध होते हैं साधन, वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार 4 आपको उदाहरण लिखने हैं, जिससे जनसंख्या में बढ़ोतरी या कमी आती है। ठीक, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में आपको लिखना है। अगला क्या है 25 नंबर क्वेश्चन कि रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है। देखिए, रोपण कृषि क्या है, पहले ये बताइए, उसके बाद उसकी विशेषता क्या है, उसमें कितना तापमान चाहिए, कितना डिग्री सेल्सियस, कितनी बारिश चाहिए, इन सभी को आपको डिटेल में लिखना है। अगला हमारा क्या है, अगर आप ये नहीं लिख पाते हैं तो ये बोल रहे हैं कि आप कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर लिखिए। तो ज़्यादा बेटर तो यही होगा कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर आप लिख दीजिए। ठीक, अंतर वाला क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की आशंका होती है, तो आप उस समय यही बनाएं। अब हमारा आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 2 पेज में इसका उत्तर देना है, और ये क्वेश्चन की संख्या है 4। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विश्व में लोहा विश्व के लोहा इस्पात उद्योग अथवा आवश्यक सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त वर्णन करना है। आप लोहा इस्पात उद्योग का बताइए, चाहे सूती वस्त्र उद्योग। ठीक ना, दो में से किसी एक का ही बताइए। यहाँ पे अथवा दे दिया है, तो आप किसी एक के बारे में बता सकते हैं डिटेल में। 28 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन कि पनामा नहर जो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक ना, लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ती है नहर, स्वेज नहर जोड़ती है, पनामा नहर नहीं। पनामा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के किस प्रकार योगदान दिया है। तो आप बता सकते हैं कि पनामा नहर विदेशी व्यापार, जो समुद्री व्यापार होता है, उस प्रकार किस प्रकार को यह काफ़ी सहायता करती है। इसके बारे में आप डिटेल में लिखना है 2 पेज में। और इसे अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखिए। तो नगरीकरण यानी कि जो शहर एरिया हुआ है, शहर बन रहा है इतना ज़्यादा ज़्यादा, इससे हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। बता सकते हैं कि जब शहरीकरण बढ़ने लगता है तो गांव के लोग शहर की ओर आकर्षित होने लगते हैं, और शहरों में ज़्यादातर कूड़े कचरे इकट्ठे होने लगते हैं। इन सब के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ये हो गया हमारा 28 नंबर तक का क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन आता है मानचित्र से रिलेटेड। यानी कि देखिए, आपको क्या है कि प्रदत्त संसार के मानचित्र में, वहाँ पे आपको कॉपी में ही मानचित्र दिया होगा। ठीक, जो कॉपी है उसी में आपको मानचित्र दिया होगा, और बताया होगा कि प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित 2 निम्न को दर्शाइए। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, वो दिखा दीजिए, एकदम साइड में होगा। ग्रीनलैंड एकदम बाएं तरफ होगा। ठीक, ऊपर की तरफ, बाएं ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद जापान एकदम सबसे पूर्व में होगा, सबसे पूरब की ओर। चिली कहाँ पे होगा, अरब सागर कहाँ पे होगा, तो भारत के नीचे में ही गुजरात की तरफ अरब सागर होगा। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ना दोस्त, जो भी आप देख रहे हैं ना, लड़का या लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई भी, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी को, तो मैं यकीन से बता रहा हूँ आपका ना 80 प्लस मार्क्स आएगा। क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त, या मैं भी दिया था जब एग्ज़ाम, ये तो मेरा ही एग्ज़ाम का कॉपी है, तो मेरे आए थे 83 मार्क्स ज्योग्राफी में। और ये जो मैंने लिखे थे ना 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, ये सब मैंने गेस किया था कि मेरे इस क्वेश्चन में इतना मार्क्स आ सकता है। और जितना मैंने गेस किया था उससे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कम आया था। यानी मैंने 86 या 85 मार्क्स गेस किया था, और मेरा आया था 83 मार्क्स ज्योग्राफी में। ठीक ना, सारा प्रैक्टिकल वगैरह मिला के। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त अच्छे से अगर स्टडी किए हैं ना, तो मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ कि उसका अच्छे से एकदम टू द पॉइंट पे आंसर लिखते हैं तो 90 प्लस आ सकता है। ठीक ना, और 80 तो आपका आ ही जाएगा। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि 80 तो आ ही जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल गई होगी कि आपको एग्ज़ाम किस प्रकार आने वाला है, परीक्षा किस प्रकार होने वाला है। और देखिए, 2019 का जो एग्ज़ाम है, उसी 30% जो क्वेश्चन होता है, वो 2021 का क्वेश्चन 1 साल पीछे वाले क्वेश्चन से लिया जाएगा। यानी कि 2020 में 2018 क्वेश्चन लिया गया, 2019 में 2017 क्वेश्चन लिया गया था। बस उसी प्रकार 2021 में यह है 2019 का क्वेश्चन 30% उठा दे के दिया जाएगा। तो मैं ज़रूरी सोचा, इसलिए आपको 2019 का क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई दोस्त पढ़ रहा हो तो प्लीज़ उन तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, और देश को आगे बढ़ाइए, और खुद भी आगे बढ़िए।
थैंक यू।